हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम 29 जनवरी 2023 को होने वाला है और इसी एग्जाम को दृष्टि को देखते हुए हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए साइंस के वीवीआई प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि मेंशन किया गया है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। यानी कि बताना है कि उद्योग में शक्ति की इकाई यूनिट क्या होती है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंड यहाँ पर फटाफट वर्ड पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया, उद्योग में शक्ति की इकाई यूनिट। ठीक है, अगर सिर्फ पूछा जाता कि शक्ति की इकाई यूनिट क्या होता है, उस समय आपको वाट हो जाता, लेकिन यहाँ पे उद्योग में पूछा गया, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अश्व शक्ति होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे थे, थोड़ा सा घुमाकर, और आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर जो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो जो आंसर देंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है या फिर प्रदर्शित करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया संवेग, वेग, विस्थापन या फिर बल। तो जो आपको गति को निर्दिष्ट करता है, जो गति को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि मेंशन किया गया, मेज पर रखी गई वस्तुओं का ढेर किसके कारण नहीं हटता है। ये देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कोई भी मेज पर रखी गई वस्तु का जो ढेर है किसके कारण नहीं हटता है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, जड़त्व, चुंबकत्व, गति या फिर गुरुत्वाकर्षण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व के कारण ये नहीं हटता है। कोई भी वस्तु का ढेर होता है, जड़त्व के कारण नहीं हटता है। ठीक है, और गति के पहले नियम को, न्यूटन के पहले नियम को हम लोग कौन से नियम कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखें, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। आपने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा सम्मिलित रूप से ऊर्जा बनेगा, ये आपको बताना होगा। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, साथ में बता दूं फ्रेंड कि अगर आप इन क्वेश्चनों का राइट आंसर दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, साइंस की आपकी पकड़ अच्छी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे कैंड के भी डाउट आते हैं, बहुत सारे कैंड ये भी प्रश्न करते हैं कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, हम कौन सी बुक से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि मैं आप सभी कैंड के लिए बुक रिकमेंड करता हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये बेस्ट बुक आपके लिए क्यों है, मैं इसकी खासियत बताऊं कि यहाँ पर देखिए, आपको टोटली सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के 3 आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रहा इसका विशेष सूची, जो कि यहाँ पर देखिए जो भी हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर सोल्व पेपर दिया गया है। साथ ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है। तो जरूर इस बुक को बाय कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से
कौन सा एक बल है जो कि कमज़ोर बल है। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग साइंस के पूरे यहाँ पे सिलेबस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कमज़ोर बल है, तो आपको याद रखना होगा कि जब भी आपको पूछा जाएगा कि सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, उस समय आपको गुरुत्वाकर्षण पर क्लिक करना होगा, और जब आपसे पूछा जाए कि सबसे मजबूत बल कौन सा है, उस समय आपको नाभिकीय बल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखेंगे। सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो वो आपको नाभिकीय बल है। ठीक, क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, जहाजों की गति में वृद्धि किस नियम पर आधारित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में डूबने या फिर तैरने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाफट आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पर क्लिक कर देना होगा, जो कि डूबने और तैरने से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक सिंपल सा इसका ट्रिक है, जो कि अगर आप याद रखते हैं तो हमेशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो पानी का हिमांक बिंदु है, ये आपको सेल्सियस में नहीं बताना है, फ़ारेनहाइट में बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है ये आपको जमना शुरू हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी जो है खौलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिमांक पूछा जा रहा है, यानी कि कितना डिग्री बिंदु पर पानी जमने लगता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है जमने लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद कितना होता है, ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आप इसको पढ़े हैं तो इसका जरूर आप राइट आंसर दे पाएंगे। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लोग देखते हैं, ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंड इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और जो भी कैंड थोड़ा बेसिक से साइंस पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। सिंपली आपको पूछा जा रहा है कि एक ध्वनि में, साउंड में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार पूछा जाता है, जो कि फॉर्मूला होता है v बराबर n लेमडा। ठीक है, v बराबर होता है n लेमडा, जो कि जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेग बराबर होता है क्या, तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा आपको लंबा लग सकता है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में प्रतीत, जैसे ही आपको शब्द प्रतीत आ जाए, फटाफट आपको अपवर्तन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, और जो आपको ऑप्शन आएगा ऐसा ही रहेगा, परिवर्तन आएगा, अपवर्तन आएगा, आंतरिक परिवर्तन आएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रतीत शब्द देखने को मिल जाए, फटाफट आपको प्रकाश का अपवर्तन क्लिक कर देना होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पूछा जाता है कि पानी में रखा हुआ छड़ टेढ़ा प्रतीत होता है, किसके कारण, तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परिवर्तन। जो अभी क्वेश्चन पूछा गया कि गिलास में नींबू रखा है, तिरछा प्रतीत होता है, किसके कारण, ये भी प्रकाश के परिवर्तन के कारण। यानी कि प्रतीत वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उनका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रकाश का अपवर्तन ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। यानी कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है, ये आपको जोसेफ प्राउस्टिट के द्वारा दिया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, नाभिक में कौन सा उपस्थित नहीं होता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, इसको आप समझे बिना नहीं बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है, तो आपको मालूम होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है आपको बाहरी चक्कर लगाता है, और जो नाभिक में होते हैं ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर हम न्यूक्लियन कहते हैं, तो इसको भी आप समझेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ये आपको बताना है। तो मैडम क्यूरी ने यूरेनियम
रेडियम की खोज की थी, इसीलिए इनको क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए, क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है कि मैडम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो जो सिट्रिक अम्ल होता है मुख्य रूप से जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें होते हैं, जो कि यहाँ से ऑप्शन डी में देख सकते हैं नींबू है, और खट्टा वाला एक ही ऑप्शन है जो कि आप आसानी से इसका राइट आंसर दे पाएंगे। जो सिट्रिक एसिड होता है ये नींबू में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, और आपको दूध का पीएच मान भी आपको पूछा जाता है, तो फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए कि आखिरकार दूध का पीएच मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है डोव नीरर ने उन समय तत्वों से केवल कितने तत्वों को पहचान सका था, ये आपको बताना है। तो आपको याद होगा कि जो आवर्त सारणी है उसमें डोबिनियर ने त्रिक नियम दिया था, जिसमें उन्होंने 3 तत्वों को पहचान करके त्रिक नियम दिया था। इसी हम लोग त्रिकों को पहचान के कारण इसे त्रिक नियम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, जो कि 3 नियम दिए थे, इसलिए हम लोग इसे त्रिक नियम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से विषम का चयन कीजिए, यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा अलग है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आप जिसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये अर्धचालक हैं। ठीक है, लेकिन जो पी है, जो फास्फोरस है, ये अर्धचालक नहीं है, इसीलिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 ऑप्शन देकर पूछा जाएगा ये कौन सा अलग है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं जो कि मेंशन किया गया है न्यूलैंड ने उस समय तक तत्वों को अपने अष्टक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था, कितना था। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब न्यूलैंड्स ने तत्वों को वर्गीकरण किया था, आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था, उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, तो उस समय आपको थी 56। ठीक है, और जब पूछा जाएगा कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, तो उस समय 63 थी। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब न्यूलैंड ने तत्वों को वर्गीकृत किया क्या, तो उस समय जो तत्वों की संख्या थी उस समय 56 था, और जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था उस समय तत्वों की संख्या 63 था। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के रूप में जानते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, आप फटाफट मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है एक अभिक्रिया दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया Fe+CuSO4, यहाँ से आपको मिलकर FeSO4+U होता है। तो अभिक्रिया का नाम बताना है कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे इसका प्रतिस्थापन हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaO का होल्ट बनाता है, ये किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, मैंने कैसे बताया, देखिए यहाँ पे 2 मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, एक तत्व का निर्माण कर रहे हैं, एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तत्व नहीं यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जब 2 मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेंगे उस समय आपको संयोजन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे उल्टा होता और ऐसे करके अगर यहाँ इन दोनों में टूटता तो उस समय आपको क्या होगा था, अपघटन होता है। और यहाँ पर देखिए दोनों अपवर्तित हो गया है, इसको इधर करके आपको यहाँ पे हो गया है, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो इस बात को आप अपने मन में बैठा लीजिए, कैसे आपको समझना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब 2 मिलकर एक बनेगा उस समय संयोजन हो जाएगा, जब बड़ा में से 2 यहाँ पे टूट कर हो जाएगा उसमें अपघटन हो जाएगा, और एक ही तत्व से 2 मिलकर एक अलग हो जाएगा और एक तत्व यहाँ पे अपक्रिया करेगा उस समय प्रतिस्थापन हो जाएगा, प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो जो ओंकोलॉजी है एक कैंसर की बीमारी से जुड़ा हुआ है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है,
साथ ही आप बताइए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। जीके का क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये आपको बताना है। तो आपको जीव विज्ञान के ही नहीं हर सब्जेक्ट के जनक के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे कि इस सब्जेक्ट के जनक कौन है। तो आपको हर सब्जेक्ट के जो फादर हैं, जो जनक माने जाते हैं, उनको याद रखना चाहिए। जैसे कि जीव विज्ञान को जो जनक हैं अरस्तु को माना जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। तो देखिए जो शाकाहारी होते हैं जानवर, उनका जो आंत होता है वो लंबा होता है, और ऑप्शन के अनुसार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खरगोश है रैबिट, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा मानव आहार शरीर में नए उत्तक वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए हमारे शरीर में जो न्यू वृद्धि पोषक तत्व प्रदान करता है वो प्रदान करता है जिसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन यहाँ पे चारों में से किस में अधिक है आप देख सकते हैं, फल, सब्जी, मिठाई या फिर पनीर। तो पनीर में अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो कि पोषक तत्व प्रदान करता है नए उत्तकों के निर्माण में, ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा पनीर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मनुष्य के जीवन काल में कितने बार 2 बार दांत विकसित होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि दूध का दांत होता है, तो वही बताना है कि जो कितने दांत हैं जो कि दोबारा उगते हैं, दोबारा जमते हैं, ठीक है। तो वो दांतों की संख्या होती है 20, जो 20 दांत होते हैं दोबारा वो विकसित होते हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से टॉप यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन करना है कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो आप वीडियो के नीचे क्वेश्चन के साथ आंसर भी जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो गया होगा, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप अपनी तैयारी में बने रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको जॉब जरूर मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।